वास्तु शास्त्र और उसके अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र, इन दोनों का समय समय के अनुपात में मिश्रण किया गया है कि दोनों पैरेलल चलते हैं। जहाँ वास्तु को किसी जगह घटित करते हैं वहाँ ज्योतिष भी आवश्यक है, उसको भी स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए ज्योतिष में राशियां 12 हैं। किसी वस्तु का निर्माण होता है या किसी का जन्म होता है, उदय। तो इस प्रकृति पर ऊर्ध्वलोक में ऐसे नक्षत्र बने हुए हैं कि एक एक नक्षत्र का प्रभाव एक एक दिन इस पृथ्वी पर रहता है। एक नक्षत्र का प्रभाव एक दिन इस पृथ्वी पर रहता है। दूसरे दिन परिक्रमा पथ में आते हुए जो प्रकृति के और जो पृथ्वी के निकट पहुंचता है वो नक्षत्र का दिन कहलाता है। आज यदि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे प्रभाव का दिन है। पूज्य महाराज श्री पधारे हैं तो महाराज श्री के प्रभाव का दिन है। तो जो नक्षत्र पृथ्वी के जितना निकट आता है वो अपना प्रभाव पृथ्वी पर रखता है। आकाश में प्रकाश है और यदि यहाँ कोई रंग बिरंगे कांच है तो प्रकाश जिस कांच पर पहुंचेगा उस वर्ण की कांच की किरणें बाहर आएगी। अपन कोई ग्लोब भी ऐसा देखते हैं कि वो नीला पीला घूमता है तो प्रकाश एक ही तरफ है। वो जैसे घूमता है उस प्रकाश की तरफ उस ग्लोब का मुंह होता है, उसमें जैसा वर्ण होता है वही वर्ण यहाँ दिखता है, नीला पीला लाल सफेद। ऐसा का ऐसा चंद्रमा के नीचे जो ग्रह हैं वो ग्रह जैसे ही घूमते हैं। चंद्रमा के नीचे नक्षत्र के तारे हैं, वो जैसे ही ज्योतिर्लोक में घूमते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव उन नक्षत्रों को देख करके नीचे आता है तो वो नक्षत्र उस दिन का नक्षत्र कहलाता है। कि आज किसका प्रभाव है? कि आज भरणी नक्षत्र का प्रभाव है, क्योंकि वो चंद्रमा के नीचे आकर के रुका हुआ है और उसके प्रकाश से प्रभावित होकर के प्रकृति वैसा का वैसा परिवर्तन दिखाती है। अभी महाराज जी विराजे हैं तो महाराज जी जिस प्रवृत्ति के हैं तो नंदनवन धैर्यवत में विराजेंगे तो आप अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल समाज को लाभ देंगे। आप शांत हैं तो समाज भी शांत रहेगी, आप उग्र हैं तो समाज भयभीत रहेगी। तो आपकी जैसी प्रवृत्ति होगी उस प्रवृत्ति का प्रभाव समाज पर आएगा। ऐसा का ऐसा कल कोई दूसरे और ज़्यादा योग्य पुरुष पधारे तो उनका प्रभाव उनकी दृष्टि के अनुपात का यहाँ की समाज को मिलेगा। ऐसा का ऐसा नक्षत्रों में भी है। नक्षत्र जिस प्रकृति का है, जिस प्रवृत्ति का है, जिस प्रभाव का है, तो चंद्रमा की किरणें जब उसको स्पर्श करती है घूमते हुए काल में तो वो पृथ्वी पर वैसा ही प्रभाव दिखाता है, प्रकृति पर वैसा ही परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि आम की मंजरी अगहन में ही क्यों आती है? आज क्यों नहीं आती है? आम की मंजरी आज क्यों नहीं आ जाती है? वो अगहन में ही क्यों आती है? तो कहीं न कहीं वो प्रकृति से प्रभावित है वृक्ष।
ये फूल आज क्यों नहीं मिलते हैं, ये केला आज क्यों नहीं मिलता है, ये अमरूद आज क्यों नहीं मिलता है, ये अंगूर आज क्यों नहीं मिलता है, कल क्यों मिलेगा, कल उसके फूल पुष्प क्यों आएंगे, आज क्यों नहीं आ सकते हैं। ये कीट पतंगे जो निकलते हैं कि बारिश हुई तो कीट पतंगे निकल गए और इतने सारे कीट पतंगे हो गए, काले मच्छर हो गए। कुछ समय के बाद में वो इससे बड़े वाले होंगे जो फफोले देते हैं वो होंगे। कुछ समय बाद टिड्डे होंगे खेतों में। तो खेती तो रोज होती है, टिड्डे रोज क्यों नहीं निकलते हैं। बारिश होती है, असमय में भी बारिश होती है, दीपावली में बारिश होती है, तो फिर ये जानवर दीपावली में क्यों नहीं आते हैं। अभी की बारिश में ही क्यों आ जाते हैं, बरसात वाली में। कि उस नक्षत्र का प्रभाव पृथ्वी पर आया है तो वो जंतु पैदा करता है। वो वैसे ही जंतु पैदा होते हैं। देखा होगा कि एक समय में मोला आता है और वो पर्टिकुलर थोड़े समय रहता है फिर चला जाता है। तो वो क्यों आया है, तो प्रकृति से प्रभावित होकर के अनंत अनंत जीव राशि पैदा हो जाती है। तो यहां ये प्रकरण आया है कि नक्षत्रों का प्रभाव पृथ्वी पर आता है, वनस्पति पर आता है। बहुत सारी वनस्पति अपन देखते हैं कि एक साथ पूरे देश में उसके पत्ते पीले पीले पड़ गए हैं, पत्तों में छेद हो गए हैं। तो ये प्रकृति से प्रभावित होने के कारण ये विकृति आती है। तो अपन कोई भी विषय पर जब नक्षत्रों का शोधन करते हैं तो ये चीज ख्याल रखते हैं। मुहूर्त जो निकालते हैं वो मुहूर्त क्या निकालते हैं, किसका मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त निकालने की कोई पद्धति थोड़ी है। मुहूर्त तो ये है कि जिस समय पर वायु का प्रकोप पृथ्वी पर ना हो, जिस समय अग्नि का प्रकोप पृथ्वी पर ना हो, जिस समय ज़्यादा जल का प्रकोप पृथ्वी पर ना हो, ऐसे नक्षत्र ना हो, या जिस समय कीट पतंगे पैदा पृथ्वी पर ना हो, प्रकृति अनुकूल रहे, वैसा नक्षत्र को गणित में लाना ये मुहूर्त है। और मुहूर्त क्या करेगा, बाहरी अनुकूलताएं बनाना। बाहरी अनुकूलताएं बनाने का नाम है मुहूर्त। वो कैसे बनेगी कि नक्षत्र के ज्ञान से बनेगी कि कौन सा नक्षत्र इसके योग्य है। बहुत सारे नक्षत्र नीचे देखते हैं, बहुत सारे नक्षत्र ऊपर देखते हैं, बहुत सारे नक्षत्र सीधे देखते हैं। नक्षत्रों की जो आकृति है उसमें ये रूप बताया गया है। कई सारे नक्षत्र राक्षस प्रवृत्ति के हैं, कई ऐसे नक्षत्र हैं जो सौम्य प्रवृत्ति के हैं। वो पृथ्वी के साथ और प्रकृति के साथ मिलजुल के व्यवहार बनाते हैं। कि एक मुनि महाराज जी ने देखा कि आकाश में एक श्रवण नक्षत्र है और वो कांप रहा है। तो पृथ्वी का प्रभाव नक्षत्र पर भी जाता है, नक्षत्र का प्रभाव पृथ्वी पर भी आता है। यदि देश में बहुत अनाचार फैल जाएगा तो उसका प्रभाव हम समझते हैं कि केवल मनुष्यों पर आता है, ऐसा नहीं है। उसका प्रकृति पर भी आता है और उसका प्रभाव पूरे सौर मंडल में हर नक्षत्रों में और ग्रहों में फैलता है। इसलिए उस योग्य ग्रह कंपित होते हैं। यदि मेरे पिता की पिटाई वहां हो रही है तो 4 लोग जो यहाँ बैठे हैं उन 4 लोगों को तकलीफ कम है, नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूं तो मुझे ज्यादा पीड़ा है, मुझे आंसू आ रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा का ऐसा मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ तो मुनियों का प्रभावी नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। तो कंपित होता है, हिलता है कि वो उनका प्रिय नक्षत्र है। वो नक्षत्र दिगंबर मुनिराजों को गुरु मानता है, गुरु रूप स्वीकार करता है, उसमें आत्मीयता है। तो हम जब कभी कोई वास्तु की स्थापना पृथ्वी पर करते हैं, वास्तु की अनुकूलता लेते हैं, तो उसके साथ नक्षत्र योग भी मिलाते हैं। नक्षत्र योग इसलिए मिलाते हैं कि 2 पांव से व्यक्ति चल सकता है, 1 पांव से नहीं चलता। किसी को भी चलने के लिए 2 पांव चाहिएगा, कम से कम 2 पांव। तो 2 पांव होंगे तो बराबर में एक के बाद एक आगे 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 बढ़ाता जाएगा। ऐसा का ऐसा
सुखी समृद्ध जीवन के लिए दो पद कहे हैं, एक वास्तु का, एक ज्योतिष का, और ये समानांतर चलते हैं। समानांतर का मतलब ये है कि हमने यहाँ घर बनाया तो इसमें सारे नक्षत्र हमने अच्छे स्थापित किए और वास्तु के नाप अच्छे रखे, दिशाएं अच्छी बनाई। तो इसमें क्या होगा कि उसमें ये बताया कि घर में समृद्धि होगी, घर में सुखी होगी, घर में शांति होगी, घर में धन के आगमन होंगे, घर में परिवार बढ़ेगा, वो सब होगा। लेकिन यदि घर में पति पत्नियों में प्रीति योग नहीं है, आपस में मित्र मित्र में प्रीति योग नहीं है, प्रेम का योग नहीं है, सुख का योग नहीं है, तो यहां सब अनुकूलता मिलने के बाद में भी वहां संकट होंगे कि दोनों मित्र यहां 5 लाख रुपया महीना मिलके कमाते हैं, संयुक्त धंधा है, लेकिन दोनों में प्रीति योग नहीं है। मित्रता है वो तो धंधे के कारण है, पर आत्मीयता और प्रेम के योग नहीं है। तो एक दूसरों में कमाते हुए भी ईर्ष्या भाव रहेगा। यहां तो अनुकूलता है, कमाई तो 5 लाख की है, लेकिन उनके जब संयोग संबंध मिलते हैं नक्षत्र के आधार पर कि ये जिन नक्षत्रों में जन्म लिया है और ये मित्र जिन नक्षत्रों में जन्म लिया है, इन नक्षत्रों की परस्पर संधि नहीं है, तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वास्तु का परिमाप, बुद्धि का परिमाप, उम्र का परिमाप सब ठीक है, लेकिन नक्षत्रीय नाप, राशिगत मेलापक, एक दूसरे का मिलान वो अच्छा नहीं है। इसलिए ज्योतिष का आधार भी उसमें स्वीकार करके दोनों का मेलापक योग निर्धारण करते हैं कि इनमें द्विद्वादश बेर वाला योग है या षडष्टक मरण तुल्य कष्ट वाला योग है या सामान्य योग है सप्तक सप्तक का, या 3-11 का प्रीति योग है या 4-10 का सुख करता योग है, क्या चीज है? बोले ऐसा योग मिलाते हैं। तो जिससे व्यापार करते हैं पहले उनकी पत्री नपवाते हैं कि भाई इनका मिलान जिंदगी भर कैसा चलेगा देख लीजिए। विवाह करते हैं तो मेलापक योग दिखा लेते हैं कि पति पत्नी का जीवन आगे जाकर के कैसा निकलेगा। उसके बाद में गुरु शिष्य का है तो उसको स्वीकार करते हैं, या किसी को ऊंची पीठ देते हैं कि उसको अच्छा स्थान, योग्य स्थान या उत्तराधिकारी बनाते हैं, तो उसको नाप लेते हैं कि वो इसके अनुकूल नक्षत्रीय मान में आता है या नहीं आता है, आगे जाकर के नक्षत्र इसको खराब करेगा। या जन्म के समय देखा जाता है कि इनको साधु बना रहे हैं, इनको दीक्षा दे रहे हैं, तो इनका कौन सा नक्षत्र है? ऐसा तो नक्षत्र नहीं है कि इनको जिंदगी में अति पीड़ा होगी और पीड़ा के कारण कभी चरित्र स्खलित होगा, या कभी इनके भीतर में कषाय की जागृति ज़्यादा होगी, ऐसे कोई नक्षत्र पड़े हुए हैं, या अपने आप व्यसन में गिर जाएंगे, ऐसे नक्षत्र पड़े हुए हैं, तो फिर धर्म की अप्रभावना होगी, तो उन्हें इस पद के योगी दीक्षा नहीं देंगे, उनको ब्रह्मचारी बना करके या साधारण साधर्मी बना करके उन्हें संस्कारित करेंगे। ये सब नक्षत्रीय ज्ञान किया जाता है। तो यहाँ वास्तु के साथ साथ ज्योतिष का भी मान बराबर बनाए रखना पड़ता है कि हम नक्षत्रीय ज्ञान करें, और नक्षत्रीय ज्ञान इसमें भी पैदा होता है क्योंकि इसका भी उदय होता है। ये भवन आज यहाँ मिट्टी है, कल ये भवन होगा तो मिट्टी से भवन का उदय हुआ, तो भवन का भी उदय हुआ। तो जैसे नक्षत्र से हमारी जन्म से हमारी आयु का ज्ञान किया जाता है, ऐसा का ऐसा मकान बनने के नक्षत्र से और मकान बनने की गणित से इसकी उम्र निर्धारित होती है कि इस भवन की उम्र कितनी होगी। नहीं तो असमय में ये क्षरण को प्राप्त होगा, असमय में इस भवन में अग्नि लगेगी तो ये नष्ट होगा, भूकंप आएगा तो ये भवन गिर जाएगा, बिजली से समाप्त होगा, या अकारण समय से पहले जीर्ण हो जाएगा। ये जानकारी भी इसके बनावट के गणित से जो नक्षत्र बनता है और इसके मुहूर्त स्थापना काल में जो नक्षत्र होता है उसको देख करके ये सब निर्णय किया जाता है। कई मकान
आग लग जाती है। मकान बनाया, 5 साल बाद आग लग गई। मकान बनाया, इसमें बार बार चोरी होती है। कई मकान ऐसे हैं जो बीहड़ हैं, जंगल में है, धन भी है और किवाड़ भी इतने मजबूत नहीं है और फिर भी उसमें चोरियां नहीं होती है। और कई मकान ऐसे होते हैं जिसमें 7 खंड नीचे तिजोरी होती है, तब भी निकाल करके चोरी हो गई। लोग भी रहते हैं लेकिन फिर भी चोरी हो गई। ये उस नक्षत्र के प्रभाव, बार बार चोरियां होती। तो ये सब कारण होता है उस नक्षत्र का कि वह नक्षत्र से प्रभावित है। इसलिए ऐसे नक्षत्रों की ही स्थापना की जाती है जो नक्षत्र हमें सहायता करते हैं। अकेला वास्तु की गणित से बना हुआ मकान धन को नहीं भर देता है, उसके साथ वो चीज भी चाहिएगी। व्यक्ति का मस्तिष्क कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन यदि वो व्यापार नहीं करता हो या धन कमाने की कला नहीं जानता हो, तो ये वास्तु से बना हुआ मकान थोड़ी यहाँ लेकर के दे देगा कि आपने वास्तु से बनाया तो 5,000 यहाँ रखो, 25,000 रखो। ये मंदिर का भंडारा थोड़ी है यहाँ कि कोई भी आएगा तो भंडारे में डालेगा, चाहे वो पेटी हो, चाहे कांच की संदूक हो, चाहे तिजोरी हो, उससे मतलब थोड़ी है। ये तो आय के स्रोत बनाने के लिए उसकी बुद्धि और उसके नक्षत्रीय अनुकूलता उसमें काम करती है। कोई व्यक्ति समय पर अच्छा मान पा लेता है, हर जगह जाता है तो मान पाता है, तो अपन कहते हैं ये नक्षत्रीय आदमी है, इसको हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह इसकी चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि साहब मेरे को 2 लाख रुपए आप दे दीजिए। आप जानते हो कि ये 2 लाख वापस नहीं आने हैं, या योग्य व्यक्ति है, ये पैसा वापस नहीं करेगा, लेकिन वो ऐसे नक्षत्र में आपके संपर्क में आ गया कि वह नक्षत्र आप पर इतना प्रभावित हो रहा है और उसके लाभ के अंश वाला है, वो आपको देना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद नक्षत्र बदलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने गलती कर दिया, नहीं देना चाहिए था, लेकिन देना ही पड़ेगा। तो ये नक्षत्रों के प्रभाव होते हैं। तो नक्षत्रों के प्रभाव से राशियां बनती हैं। राशि का निर्माण कैसे होता है? तो राशि अपने आप नहीं बनती है, राशि नक्षत्र के प्रभाव में बनती है कि किस नक्षत्र की कौन सी राशि है। तो चाहे जमीन पर डला हुआ नक्षत्र हो, इसकी गणित का भी नक्षत्र है, वो कैसे बनता है वो आगे प्रकरण में आएगा कि ये भवन है, 35 फीट लंबा है, 35 फीट चौड़ा है, तो इसका नक्षत्र क्या है और इसकी राशि क्या है। ये पाठ है, ये महाराज जी का सिंहासन है, ये चौकी है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई को आधार बना करके गुणनफल भाग दे करके और उसमें नक्षत्र का मान रखा जाता है। इसमें ये नक्षत्र का चौक है। अब ये नक्षत्र का चौक है तो इसकी राशि क्या बनेगी? तो जो नक्षत्र है उसके अनुपात की जो राशियां हैं, 12 राशियां, वो बनेगी। अब ये राशि से और मेरी राशि का क्या तालमेल है? तो इसमें मेरे प्रीति योग है या नहीं है, लाभ है या नहीं है, सुख है या नहीं है, वो ढूंढा जाता है। तो नाप उसमें काम करता है नक्षत्र बनाने में। और एक मुहूर्त वाले नक्षत्र होते हैं जो स्वतः ही सौर मंडल में चंद्रमा के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। चंद्रमा का प्रभाव उनके घूमते घूमते चंद्रमा के निकट निकट एक एक नक्षत्र रोज आता है, घूमते हैं। चंद्रमा ऊपर है तो एक एक नक्षत्र रोज उसके नीचे आता है, तो वो नक्षत्र का प्रभाव पृथ्वी पर आते हैं। तो कहते हैं आज ये भरणी नक्षत्र है, आज पुष्य नक्षत्र है। अपन कभी ऐसे सोचते हैं जब अपन शास्त्र को नहीं खोले हैं या समझ पाए हैं, तो ये नक्षत्र कैसे पता लगता है कि आज पुष्य नक्षत्र है, आज कृतिका नक्षत्र है, आज अश्विनी नक्षत्र है। बोले कैसे, कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ आता है, कहाँ आता है? अभी अपन कहते हैं कि 1 बज गई है, तो कैसे कहते हैं 1 बज गई है? कैसे कहते हैं कि भाई सूर्य घूमता घूमता मध्य रेखा पर आ रहा है तो 12:15 बज गई है, ऐसे ही कहते हैं। ऐसा का ऐसा अपने पास घड़ी है, घड़ी में 3 कांटे हैं और रेखाएं अंकित है, तो सबसे ऊपर सामने 12 लिखा है, वहां पर घड़ी के तीनों कांटे आ गए हैं,
तो अपन बोल देते हैं कि 12 बजी है, तो 12 कैसे बजे? वो तो कांटे आए हैं, पर जहां 12 लिखी वहां कांटे इकट्ठे हो गए, तो 12 बज गई है। 4 पर इकट्ठे हुए तो 4 बज गई। एक कांटा 4 पर है और एक कांटा 6 पर है, तो फिर अपन 4:30 बजा देंगे। तो ऐसा निर्णय हो गया, लिखा हुआ नहीं होता है, वो निर्णय होता है कि ये कांटे सुई के इस तरह से घूम रहे हैं, वो जहां जहां कांटा आता है वो 6 बजी है। कांटा 6 पर आएगा तो 6 बजी है। ऐसा का ऐसा चंद्रमा का और सूर्य का प्रभाव और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी इन नक्षत्रों पर आता है। 27 नक्षत्रों पर ग्रह भी घूमते हैं, सूर्य चंद्रमा भी घूमते हैं, नक्षत्र भी घूमते हैं, लेकिन उनकी घूमने का प्रभाव जिस जिसका नीचे आता है। यदि सूर्य का प्रभाव किसी नक्षत्र पर आया है तो हम उसको कहेंगे कि ये नक्षत्र आज सूर्य नक्षत्र है। सूर्य की गलियां ज्यादा हैं, इसलिए उसको घूमने में वहां पर नक्षत्रों के मान में अंतर आता है। तो सूर्य एक नक्षत्र पर 13 दिन ठहर जाता है। एक नक्षत्र पर सूर्य का प्रभाव 13 दिन तक रहता है। और चंद्रमा उनके सन्निकट ज्यादा है, तो उनका प्रभाव एक दिन रहता है। एक नक्षत्र वही है, एक दिन रहता है। सूर्य जब किसी नक्षत्र पर आएगा, उसका प्रभाव पृथ्वी पर आएगा तो उसका फल अलग मिलेगा, वो सूर्य जैसा मिलेगा, वो सूर्य जैसा मिलेगा। यदि सब्जी में हिंगड़ा डला है तो उसका प्रभाव हिंगड़े जैसा मिलेगा, और मिठाई में हिंगड़ा डला है तो उसका प्रभाव अलग मिलेगा। जिसमें मिलेगा वैसा मिलेगा। सूर्य जब अश्विनी नक्षत्र पर आएगा तो पृथ्वी पर अलग तरह के परिवर्तन होंगे। चंद्रमा में जब पृथ्वी पर आएगा, चंद्रमा पर जब जिस नक्षत्र पर आएगा और उस नक्षत्र का प्रभाव पृथ्वी पर आएगा, उस समय यहाँ के फल अलग मिलेंगे। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र पर आएगा तो पृथ्वी पर जल आएगा, आकाश फटेगा, स्वतः ही प्रकृति गिरेगी नीचे, बादल गिरेंगे, पानी आएगा। लेकिन चंद्रमा आद्रा नक्षत्र पर आएगा तो पानी नहीं आएगा। इसी तरह से मंगल ग्रह भी नक्षत्रों पर आते हैं, बुध भी आते हैं, शुक्र भी आते हैं, शनि भी आते हैं, राहु भी आते हैं, केतु भी आते हैं। ये हम उस समय शोधन करेंगे जिस समय हम कभी किसी का फल समझने की चेष्टा करेंगे। बहुत बड़े फल, आज जैसे लोग सोने का भाव बढ़ रहा है, चांदी का भाव बढ़ रहा है, अनाज का भाव बढ़ेगा, अमुक समय ये भाव बढ़ेगा, इसकी जानकारी कैसे करते हैं? वो जानकारी भी नक्षत्र से करते हैं कि उस समय शुक्र इस समय इस नक्षत्र पर आ गया है, तो यहाँ व्यापारिक उथल पुथल होगी। उथल पुथल होगी तो फिर भाव में उथल पुथल आएगा। किसी किसी समय कोई वस्तु बहुत पक जाती है, बहुत पक जाती, कल्पना से भी ज्यादा पकती है खेतों में। वो उस समय उस ग्रह और उस नक्षत्र का प्रभाव यहाँ पड़ा तो उसमें अनंत बीज पैदा करने की क्षमता हो जाती है। अनंत बीज पैदा करने की क्षमता, एक बीज में अनंत बीज पैदा हो जाते हैं। तो ये सब कारण बनते, लघु बीज, दीर्घ बीज, ये भी कारण बनता है कि बहुत बड़े बड़े फल पैदा हो गए, बहुत छोटे छोटे फल पैदा हो गए। अब ये फल बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो पानी मिल रहा है, खाद मिल रहा है, प्रकृति मिल रही है, वायु मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, अनुकूलता मिल रही है, पर फल नहीं बड़ा हो रहा है। हाँ, वहाँ कुछ औपचारिक ट्रीटमेंट भी होते हैं, वो भी कारण है। कई कारण मिलते हैं, कई कारण मिलते हैं ना, कि जैसे किसी नक्षत्र के प्रभाव में आप रोगी हो गए, लेकिन आपने उसका उपचार लिया, तो उपचार की भी क्षमता है कि वो नक्षत्र के प्रभाव को कम करता है। अभी जैसे नक्षत्र का प्रभाव है कि बहुत ठंडी हो रही है, तो ठंडी तो हो रही है, लेकिन आप भीतर चले आए, कंबल ओढ़ लिए, तो नक्षत्र का प्रभाव कम हुआ ना। नक्षत्र का प्रभाव तो शीत का है, लेकिन शीत का सहयोग अपन ने मिला लिया कि अपन बाहर घूम रहे हैं तो नाक भारी हो जाएगा,
लेकिन नहीं, अपन ने उकाली का उपयोग किया है और कमरे में बंद है, हीटर लगा रखा है, कंबल ओढ़ रखी है और जापता है, तो फिर नक्षत्र का प्रभाव होने के बावजूद भी वो अपने को इतना प्रभावित नहीं कर पा रहा है। अस्तित्व मिटा सकता है। हाँ, ये तो अपना अपना विचारों के प्रकोप से भी नक्षत्र कमजोर पड़ जाते हैं। वो सामर्थ्यता तो मानव में है ना, तब तो सब कर्मों को चीर करके केवल ज्ञान पा लिया, नक्षत्र पड़े रह गए, केवल ज्ञान पा लिया। वो सामर्थ्यता मानव देह में है और मानव की बुद्धि में है, जीव में इतनी बड़ी ताकत है कि वो नक्षत्र, वास्तु का, ज्योतिष का, सबका उल्लंघन कर सकता है। लेकिन सहज मिलने वाला लाभ वाली बात हो रही है, उल्लंघन तो कर ही सकता है ना, कि आप कितनी भी शीत है, गर्मी है, उष्णता है, तो आप उसके विपरीत चलते हैं। प्रकृति के विपरीत चलना ये बहुत बड़ा संघर्ष है। ये शास्त्रों में सिखाया नहीं है कि प्रकृति के विपरीत चलो। प्रकृति के विपरीत चलोगे तो संघर्ष आएगा, उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य में इतनी बड़ी क्षमता भी है कि वो प्रकृति से विपरीत चल करके उसके ऊपर भी अपना कब्जा बना लेता है। तो कैसे? हेमंते रात्रि मध्य ग्रीष्मांशु शिखरे और शिशिरे बाहिर शयना। अब ये प्रकृति के विपरीत है, ये क्रिया साधुओं की प्रकृति के विपरीत है। सर्दी है तो बाहर सो जाओ, बारिश आ रही है तो वृक्ष मूल है, जहां मच्छर है वहां जाओ। प्रकृति से विपरीत है। लेकिन आपकी तप की साधना ने इतनी बड़ी देह पर अंकुश लगा दिया है कि वो प्रकृति के प्रभाव को झेल रहा है और उसमें विजय प्राप्त कर रहा है। ये 22 परिचय हैं, तो उसमें से कुछ परिचय तो अनायास आते हैं और वो देह को पीड़ित करते हैं। लेकिन कुछ परिचय ऐसे होते हैं जिसको आमंत्रण करते हैं। शुदा, अब शुदा परिचय को तो आमंत्रण दिया कि नहीं, आज तो उपवास करूंगा, आज तो 5 उपवास करूंगा, 10 उपवास करूंगा। कोई मनाई थोड़ी, चौके तो लगी रहे हैं, पर उस परिचय को आमंत्रण किया है। भूख परिचय को आमंत्रण किया, प्यास परिचय को आमंत्रण किया है। नग्न हुए हैं तो अब लोग चिढ़ा रहे हैं कि नागा जा रहे हैं, ये तो नागा जा रहे हैं। तो ये कौन ने कहा? तो लपेट देते थे। लेकिन ने उस परिचय को आमंत्रण दिया, न्योता दिया है कि नहीं, हम वस्त्र नहीं रखेंगे। 4 लोगों ने मिलकर वस्त्र थोड़ी खोलाएंगे। यदि मेरी इच्छा नहीं है तो महाराज जी जबरदस्ती बटन थोड़ी खोलेंगे। तो यहां पर उन परिचयों को आमंत्रण करते हैं और कुछ स्वतः ही आते हैं। तो परिचय को आमंत्रण करने का मायना है प्रकृति को चैलेंज करना। और वही लोग प्रकृति को चैलेंज करते हैं जो पहले प्रकृति के साथ रमते हैं, प्राकृतिक पुरुष बनते हैं, मतलब प्रकृति के साथ रमते हैं और उसके बाद उसको चैलेंज करते हैं और फिर उसमें विजय पाते हैं, तो सब कर्मों को नाश करके निर्वाण चले। तो यहां पर नक्षत्री मान देना होता है, क्योंकि सब तरह के लोग इस जीव इस भूमंडल पर रहते हैं। सभी सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, इसलिए उपदेश तो जनरल होता है, नियम जनरल लागू होता है। कोई भी प्रकृति का, नक्षत्रों का जो नियम है वो जनरल लागू होता है। लेकिन जो सामर्थ्यवान हैं वो समझते हैं, इसलिए उससे ऊपर चढ़ करके चले जाते हैं। और जो सामर्थ्यवान नहीं है, अपने यहाँ 10 सीढ़ी है, तो ये कहा है कि आप क्रम क्रम से एक एक स्टेप पर पांव देके ऊपर चढ़िए। लेकिन कोई ऐसे बलवान पुरुष हैं और लंबे पांव वाले हैं, बड़ी देह वाले हैं, वो 3-3 सीढ़ियां एक साथ लांग के चल जाते हैं। वो उनकी सामर्थ्यता है।
लेकिन सामान्य व्यक्तियों को उपदेश बनाने के लिए एक एक सीढ़ी ही बनाई है कि भाई नाप पांव का कितना है, इतना है, देह की दुर्बलता कैसी है, ऐसी है, तो फिर उस नाप से बना है। ऐसे ही ज्योतिष और वास्तु के जो नियम है वो सामान्य पुरुषों को साथ लेकर के बनाए गए, सामान्य पुरुषों को साथ लेके बनाए हैं। लेकिन जो समर्थवान है वो उनसे अलग होकर के और उत्कृष्ट पद को लेते हैं, वो उत्कृष्ट मान को स्वीकार करते हैं। अपने यहाँ उत्तम मध्यम जगन्य मान है, तो जगन्य मान को सामान्य व्यक्ति स्वीकार करेगा, और जो उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट मान को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर नक्षत्रों के आधार से राशि बनती है, राशियां बनती हैं। जो मुनिराज है उनको किसका मेलापक करना है? वो मेलापक की गणित से ऊपर चले गए हैं ना। गिनना तो उनको है जो इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील संख पद्म तक हैं। फिर असंख्यात और अनंत को क्यों गिनना है? वो भी संख्या है, अनंत संख्या है, असंख्यात संख्या है। पर कोई ये थोड़ी कहता है कि आप अनंत को गिनो, नहीं गिनना होता है, गिना ही नहीं जाता है। जिसके पास में रत्न भंडारे में कोई राशि है, रत्न है, तो 100 500 1000 10,000 होंगे तो गिनेंगे कि कितने हैं, 5,000 नीलम है, 25,000 पुखराज है। लेकिन जिसके पास में इतनी राशि है कि जो गिनी नहीं जा सकती है, तो उसके लिए भी शास्त्र में शब्द है, और वो है कि आकाश में जितने तारे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा उनके पास रत्न राशि है। तो गिनो आकाश के तारे, नहीं गिने, लेकिन संख्या तो दी है। ऐसा का ऐसा जो समर्थवान है वो नक्षत्र से परे हो गए। इसका मतलब नक्षत्र उनके साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। नक्षत्र का प्रभाव तो है, पर वो उसके प्रभाव से भी ज्यादा प्रभावशाली। इसलिए ये राशि का, नक्षत्र का, गण का ये प्रकोप और प्रभाव उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, मुनिराज तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो यहां नक्षत्र से राशियां बनेगी। जब राशि का निर्धारण हो गया तो अब पक्का हो गया, पासपोर्ट हो गया कि ये राशि पंकज की है, ये राशि चंदन की है, ये राशि पंडित जी की है। बस अब मेरा पूरा व्यवहार उस राशि से चलेगा कि मुझे कोड मिल गया है, कि मेरा आधार कार्ड बन गया, उसमें ये 9 अंक आ गए। बस अब मेरा कोई भी काम होगा तो आधार कार्ड से होगा। तो चाहे मेरी यात्राएं होगी, चाहे मेरा अध्ययन अध्यापन होगा, चाहे मेरी दीक्षाएं होगी, चाहे मेरा घर बनेगा, चाहे मेरी शादी होगी, चाहे मेरे बच्चों का व्यवहार होगा, वो सब उससे ही बनेगा कि राशि बना ली, नक्षत्र से राशि बना ली। अब राशि से सब निर्णय होंगे। ये अपने यहाँ 8 पद देखने के हैं। 8 पद देखते हैं अपने यहाँ। क्या क्या देखते हैं? तो बोले राशि देखते हैं, राशि का स्वामी देखते हैं, राशि का वर्ण देखते हैं, वर्ग देखते हैं, तारा देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, गण देखते हैं। ये सब देखते हैं भाई इनकी नाड़ी क्या है, इनका गण क्या है, देवगण, मनुष्य गण आदि आदि है। पाया क्या है इनका, सोने का, चांदी का, तांबे का, कौन लोहे का, कौन सा पाया है। ये सब ज्ञान होता है नक्षत्र से ही होता है। जिसने नक्षत्र की सिद्धि कर ली है उसको सब ज्ञान हो जाएगा। नक्षत्र की सिद्धि से सब ज्ञान हो जाता है। अपने यहां रसोई बनाने का पूरा ज्ञान किसको होता है? रसोई बनाने का पूरा ज्ञान किसको होता है? नहीं, क्या चीज की पूर्ति होने पर वो पाक शास्त्री कहलाता है? जो रोटी गोल बना सकता है। हाँ, बना सकता है रोटी गोल। जो रोटी गोल बना सकता है उसको पाक शास्त्र का ज्ञान है। मतलब वो पूरा हो गया, डिग्री मिल गई उसको, डिग्री, एमए की डिग्री। जिसके हाथ से अब रोटी गोल बनना शुरू हो गई
समझो कि वो पाक शास्त्र में निपुण हुआ। अब रोटी गोल बनाने के लिए केवल रोटी बनाना ही नहीं सिखाती है माँ कि भाई बैठ जाते रहा चकला लेकर के तुम रोटी सीखो पहले, नहीं नहीं, उसके साथ वो सब सीखता है। मिठाई बनाना, नमकीन बनाना, काटना, छीलना, बालना, सब सीखता है। लेकिन वो सबसे अंतिम प्रक्रिया थी वो रोटी गोल बनाने वाली। तो वो जिसकी कला में बैठ गई है, इसका मतलब वो इतने वर्ष तक सीखा हुआ है, इतने समय तक सीखा हुआ है। तो ऐसा का ऐसा सारी चीजों के निर्माण पूरे कब होंगे कि वो नक्षत्र के मान से ही होते। ये सब चीज नक्षत्र से ही बनती है। तो नक्षत्र की जिसने सिद्धि कर ली, उसने दुनिया में ज्योतिष को सिद्ध कर लिया। तो अपने क्या करना पड़ेगा इसकी सिद्धि के लिए? तो सबसे पहले तो नक्षत्र को याद करना पड़ता है, क्योंकि राशियां तो कम है, 12 हैं, लेकिन नक्षत्र 27 हैं। तो इन नक्षत्रों को याद करना पड़ता है, क्योंकि ये बार बार काम में आते हैं। ये ऐसा पहाड़ा है कि जो बार बार काम आता है। तो नक्षत्र 27 हैं, इन नक्षत्रों को अपने को कंठ में लेना पड़ता है, कंठ में लेना पड़ता है। बाकी को तो अपन देख लेते हैं। दुनिया में अपने बच्चों के नामे रजिस्टर में कोई नहीं लिखता है, चाहे उसके 10 बच्चे हों। ग्राहक 5 हों तो लेकिन लिखता है, 5 है तब भी ग्राहक के नाम तो लिखता है। लेकिन बच्चे यदि 10 हों तो बच्चे का नाम कोई रजिस्टर में लिखता ही नहीं है। क्यों? कि वो कंठ में लेना पड़ता है, कंठस्थ, वो कंठ में लेना पड़ता है। और फटाफट बता देगा इतने नाती, इतने पोते, इतने बच्चे, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। वो ये थोड़ी पूछता है अपने छोरे को कि ये पहले हुआ कि ये बाद में हुआ। यदि छोटिया मोटिया भी हैं, मतलब एक साथ जन्मने वाले, 2 मिनट के अंतर वाले, कि एक बच्चा 2 मिनट पहले हुआ, एक बच्चा 2 मिनट बाद हुआ, सेम शकल है। तो उस माँ को, उस पिता को कितने भी साल तक तो देखो, उनको कंठस्थ है, ये बड़ा है, छोटा है। ऐसा का ऐसा नक्षत्र एक ऐसा आधार है जो सबसे मिला जुला रहेगा, हर गणित में आगे आएगा वो। और उस समय अपन अंगुली पर उसको बिठा देंगे कि अश्वनी के बाद बरदिन, भरने के बाद कृतिकान, फिर आएगा। तब तक वो पिछला भूल जाते हैं। पिछला जो लिखना है और पिछला जो याद कर रहे हैं, इस चक्कर में वो भूल गए, फिर उसको देखने गए थे, ये भूल गए। तो नक्षत्र कंठस्थ जिसको हो गया वो ज्योतिषी हो गया, इकाई पूरी हो गई, इकाई। उसके बाद 0 लिखते जाओ, 10 बनेंगे, 100 बनेंगे, 1000 बनेंगे, लाख बनेंगे, करोड़ बनेंगे, वो सब शून्य से ही बनेंगे। उसके बाद सारी विद्या किताबों में होगी तो चल जाएगी, लेकिन नक्षत्र इसमें चाहिए। मुनिराज जब प्रवचन देते हैं तो उनको ये कहा गया है, मंगलाचरण कभी किताब देख के नहीं करना, पूरा प्रवचन किताब देख के पढ़ लेना। लेकिन जब मंगलाचरण करते हैं वो हृदय से निकला हुआ भाव है, वो किताबों का नहीं है। तो वो कंठस्थ ही होना चाहिए, भले वो 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो या पेज भर का हो, लेकिन मंगलाचरण कंठस्थ होना चाहिए। जैसे कालांतर में साधुओं को कहा कि प्रतिक्रमण करने की जो पूरी क्रिया है उसको कंठस्थ करना है, क्योंकि उसके बाद वो हर शब्द अपने को हृदय से ही निकालना है। ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौ इंदिया, पंच इंदिया, अठारह इंदिया, पे इंदिया, जो भी चीज है वो अब कंठस्थ है। अब इसमें से देखेंगे तो ए इंदिया तो वो आंख और कंठ में ही रह जाएगा, तो कंठस्थ चाहिए। तो यहां पर नक्षत्र के नाम कंठस्थ करेंगे। अब क्लास शुरू हो गई। अब कोई चीज कंठस्थ होनी चाहिए, नहीं तो सुना है तो सुना तो वो पहले था जब मुनिराज थे कि एक महाराज जी ने दूसरे महाराज जी को कथा सुनाई तो उनको पूरी वैसी की वैसी याद रह गई। वो तो दर्शन स्वामी से पहले की बातें थी कि लिखा पढ़ी नहीं थी, उन्होंने सुनाया, इन्हें सुन लिया, पूरा याद हो गया, इन्हें उनको सुना लिया। अब यहाँ तो अब हीन सैनन हो गया है। अब अपने को जो आवश्यक चीज है उसको अपने को याद रखना पड़ता है, वो हर समय काम आती है और हर समय उसका उपयोग होता है। ये महिलाएं खाना बनाती है तो हाटड़ी होती है,
जिसमें 5-7 चीजें होती है, वो चीजें कभी तोल के नहीं डालती। आज तक